साथियों, आप लोग प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्रमशः वीडियोज़ आ रहे हैं। आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के, जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें से सारे वीडियोज़ देखें। जितने भी वीडियो अपलोड हैं वो सारे वीडियो आपको देखना है। आप सभी के सिलेबस के हिसाब से हैं और काम के हैं। जितने भी हर सब्जेक्ट के वीडियो डले हैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे हैं, सिलेबस के अनुसार हैं। संस्कृत के हुए, हिंदी के भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो सिलेबस से हैं वो मैथ है और पर्यावरण का भी बहुत अच्छा मैटर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के जितने भी वीडियो हैं आज से सारे के सारे वीडियोस देखना शुरू कर दें और कंप्लीट वीडियो देख लें और वीडियो में जो भी बताया है उसको याद करने की कोशिश करें। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे इस प्रकार के जो भी और वीडियोज़ रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ। चलिए चलते हैं, आज का अभ्यास कर लेते हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर का और संस्कृत पेडागोजी के प्रश्नों का, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अब इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर पूछे जाने हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न से। अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरणम्। अधस्तनेषु, अधः स्तनेषु मतलब नीचे दिए गए में, कतमः कौन सा, साहित्यस्य साहित्य का, कौन सा साहित्य का, उदाहरणम उदाहरण है मतलब नीचे जो दिए गए हैं इनमें कौन है साहित्य का उदाहरण। मिष्टान्नस्य निर्माण विधि, मिष्टान बनाने की विधि मतलब कि मिठाइयाँ बनाने की विधि। क्या मिठाई बनाने की विधि है? गलत है। निबंध, हाँ निबंध साहित्य के अंतर्गत आता है, ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। शब्दकोश साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। वृत्तपत्रे विज्ञापन, वृत्तपत्र पर विज्ञापन, ये भी नहीं आता है। तो क्या रहेगा? साहित्य का उदाहरण जो है वो निबंध पद है, क्योंकि साहित्य का प्राण या इसे साहित्य का सृष्टा कहा जाता है। और अन्य जो विकल्प में है, विकल्प जो दिए हैं वो प्रश्न के अनुसार सभी में संदेह है, इसलिए जो सही दिया हुआ है, सही क्या रहेगा? निबंध यहाँ पर सही होगा। चलें दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। भाषायाः अधिग्रहण समये किम प्रथमम आगच्छति। भाषा के अधिग्रहण करते समय, भाषा को ग्रहण करते समय, किम अर्थात क्या, प्रथमम, प्रथमम मतलब क्या होता है? पहले। किम मतलब क्या, प्रथमम मतलब पहले, आगच्छति मतलब आता है। देखिए इसी प्रकार से प्रश्नों का अभ्यास करना है। भाषा का अधिग्रहण करते समय क्या पहले आता है ये आपको बताना है। क्या अर्थ पहले आता है? उभय रूपम अर्थश्च, रूप और अर्थ दोनों आते हैं। या फिर वर्णमालायाः अक्षराणि, वर्णमाला के अक्षर आते हैं, या फिर रूप आता है। क्या रहेगा सही? भाषा अधिग्रहण करते समय क्या पहले आता है? तो भाषा के ज्ञान के समय, अधिग्रहण मतलब सीखना, ज्ञान, तो भाषा के ज्ञान के समय पर जो सबसे पहले आता है वो आता है अर्थ। मतलब सर्वप्रथम अर्थ का आना सुनिश्चित रहता है। यदि अर्थ हमें आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। मतलब सबसे पहले सोपान में भाषा का जो ज्ञान है, या फिर ये कहें कि भाषा का ज्ञान अर्थ के ज्ञान पर निर्भर करता है। यदि भाषा के अर्थ का ज्ञान है तो सब कुछ ठीक है। अतः अर्थ ज्ञान भाषा ज्ञान गते महती भूमिका विद्यते, ये भी कहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? अर्थ रहेगा इसका सही उत्तर। संस्कृत के प्रश्नों को समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है और एक बार यदि प्रश्न समझ में आ जाए तो फिर पक्का है कि आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। यदि प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। अधोलिखित वाक्येषु कतमम न समीचीनम, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अधोलिखित दिया हुआ है, अधोलिखित वाक्येषु मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में, कतमम, कतमम मतलब कौन सा, ना समीचीनम, समीचीन नहीं है। कौन समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न है इतर विषयाणाम अधिगम काले भाषाधिगमः, मतलब दूसरे विषयों को सीखते समय भाषा को सीखना, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरे नंबर पर क्या दिया है? विषयाणाम अधिगमः भाषा द्वारा भवति, विषय का अधिगम मतलब विषय का सीखना भाषा के द्वारा होता है। या फिर भाषा अधिगमार्थम व्याकरणाधिगमस्य आवश्यकता अस्ति, भाषा के सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। या फिर चौथा दिया है सर्वे भाषाधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति,
सभी भाषाओं को सीखना विषय के सीखने पर होता है ये। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है, क्या होगा इसका सही उत्तर? सर्वे भाषाधिगमाः विषयाधिगमाः भवन्ति। ये जो दिया हुआ है, यह सेंटेंस दिया हुआ है, यह वाक्य भाषा अधिगम पर ठीक नहीं है। डी नंबर पर यहाँ पर दिया है ना, कतमम ना समीचीनम, क्या समीचीन नहीं है? तो ये समीचीन नहीं है। जो चौथे नंबर वाला दिया है ये समीचीन नहीं है। तो जो 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में यह विकल्प शुद्धता की दृष्टि से सर्वतः अशुद्ध है और अप्रमाणिक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी भाषा का ज्ञान मात्र विषयगत ज्ञान से पूरा हो जाए, ये कहा यहाँ पर। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति। श्यामः मतलब श्याम, कक्षायाः छात्रान् कक्षा के छात्रों को, युगलेषु, युगल क्या कहलाते हैं? जोड़े। युगल क्या होता है? युगल को बोलते हैं जोड़ा। तो जोड़ों में विभजति, विभजति मतलब क्या होगा? विभाजित करना। विभजति मतलब विभाजित करना, तो जोड़ों में विभाजित करता है। प्रत्येकम युगलम बोधपट्टम वितरति, यहाँ पर वी कर लें, वितरति, और प्रत्येक युगल को बोधपट्ट दे देता है, जिसे फ्लैश कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। अनंतरम सहतान ध्यानपूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम निर्देशति, और थोड़ी देर बाद उनसे कहता है कि आप इसे ध्यान से देखकर और पढ़ लें। पठित्वा पढ़ करके, तत् लेखितुम निर्देशति उन्हें लिखने का निर्देश देता है। एवं सह किम कर्तुम प्रयतते, एवं इस प्रकार से, सह मतलब वह, किम मतलब क्या, कर्तुम मतलब करने के लिए, प्रयतते मतलब कह रहा है, तो इस प्रकार से वह क्या करने को कह रहा है। पहला प्रश्न, पारस्परिक संभाषणम, पारस्परिक संभाषण करने के लिए कह रहा है। पारस्परिक श्रुति लेखनम, पारस्परिक श्रुति लेखन को कह रहा है। सामूहिक श्रुत लेखनम, सामूहिक श्रुत लेखन को कह रहा है। या फिर पारंपरिक पठनम, पारंपरिक पठन को कह रहा है। क्या होगा सही उत्तर? उपर्युक्त पद्यांश से यह स्पष्ट हो रहा है, या फिर ये कहें कि उपर्युक्त जो गद्यांश दिया हुआ है ऊपर, तो इस गद्य से ये समझ में आ रहा है हमें कि पारस्परिक जो श्रुत लेखन है, इससे यही समझ में आता है जो प्रक्रम ऊपर चल रहा है कि श्याम कक्षा में छात्रों को युगलों में विभाजित करता है, जोड़ों में विभाजित करता है, और प्रत्येक युगल को बोधपट्ट बांटता है, और बाद में उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके लिखने के निर्देश देता है। तो उपर्युक्त में जो उसका प्रयास है वो पारस्परिक श्रुत लेखन है। पारस्परिक श्रुत लेखन का प्रयास करा रहा है वो बी नंबर वाला, अर्थात आपस में सहयोग भावना के द्वारा सभी छात्र स्वकक्षा में, अपनी कक्षा में श्रुत लेखन में संलग्न हैं। और श्रुत लेखन का शाब्दिक अभिप्राय सुनना, या फिर ये कहें सुनकर लिखना है। तो यही रहेगा बी नंबर का जो दिख रहा है, ये होगा सही उत्तर इसका। आगे चलते हैं। पठनस्य शिखरपाद क्रम, ध्यान से, शिखरपाद क्रम पद्धतौ अध्येता, या फिर ये कहें कि अध्येता भी होता है, अध्येता, तो अध्येता कर लें उसको। क्या कह रहे हैं? पढ़ने की शिखर पादक्रम पद्धति का अध्येता, क्या है अध्येता? पूर्णात अवयवान प्रति गच्छति, पूर्ण से, या फिर ये कहें कि पूर्ण अवयवों की ओर जाता है। लंबमानम गच्छति, लंबमान की ओर जाता है। प्रश्यमान गच्छति, प्रश्यमान की ओर जाता है। या अवयवेभ्यः पूर्णम प्रति गच्छति, अवयव से पूर्ण की ओर जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? पठन की शिखर पादक्रम जो पद्धति है वह किसकी ओर? पूर्ण अवयव की ओर जाता है। शिखर पादक्रम पद्धति का अध्येता पूर्ण अवयव पद्धति की ओर जाता है, मतलब तथ्यों की ओर जाता है, क्योंकि शिखर पादक्रम पद्धति वह पद्धति कहलाती है जिसमें रुचिकर्ता और अध्ययनकर्ता शब्दशः पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। तो जो पहले नंबर पर दिया है यही होगा इसका सही आंसर, पूर्ण अवयवान प्रति गच्छति।
पूर्ण अव्ययवान प्रति गच्छति, ये होगा सही। चार प्रकार के ऑप्शन है, 2 नीचे हैं। आगे चलते हैं। केचन बालाः कक्षायाम अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति, एतत् अस्ति, यह क्या है। कई बालक ऐसे होते हैं जो कक्षा में अवरोध के कारण से या भय के कारण से नहीं बोलते हैं। तो एतत् अस्ति, यह क्या है, यह आपको बताना है। परिवेशीय बाधा, क्या ये परिवेशीय बाधा है। दूसरा दिया है सामाजिक बाधा, क्या ये सामाजिक बाधा है। शारीरिक बाधा, क्या ये शारीरिक बाधा है। या फिर चौथा दिया है मनोवैज्ञानिकी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, क्या ये मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो कौन सी बाधा है कि कोई बालक है जो कक्षा में अवरोध पैदा ना हो जाए इस कारण से या फिर भय के कारण से नहीं बोलता है। क्या होगा सही उत्तर। तो यहाँ पर जो रहेगा वो है डी नंबर वाला जो है वो सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो छात्र छात्राएं हैं शिक्षण कार्य के समय पर बिल्कुल चुप रहते हैं, और जबकि उनके मस्तिष्क में अनेक प्रश्नगत विचार उत्पन्न होते हैं। प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारे विचार उनके अंतर्गत आते हैं, फिर भी वह यह सोचते हैं कि कहीं मेरे प्रश्न से कक्षा बाधित ना हो जाए, मतलब कक्षा में व्यवधान ना पड़ जाए। ऐसी बालक बुद्धि की जो धारणाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक के कारण होती हैं, मनोविज्ञान के कारण होती हैं, और ऐसा वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं। तो जो डी नंबर पर दिया है वैज्ञानिक बाधा, ये होगा सही। आगे चलते हैं। विद्यार्थीनां त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः, विद्यार्थियों की त्रुटि संशोधनार्थम, त्रुटि मतलब होता है मिस्टेक, गलतियां, तो त्रुटियों के संशोधन के लिए शिक्षक क्या करे। दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्त्सयेत्, दोषों की पुनरावृत्ति के कारण से छात्रों की भर्त्सना करे, उन्हें भला बुरा कहे। छात्रान् प्रोत्साहयितुं आशावादी वृत्तिं धारयेत्, छात्रों को प्रोत्साहित करे या उनको करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आशावादी वृत्ति को धारण करे ये। या फिर छात्राणाम दोषान अधोरेखांकितान कुर्यात्, छात्रों के दोषों को रेखांकित करता जाए, नीचे रेखा खींचते जाए कि ये गलतियां हैं। आगे, छात्रस्य प्रत्येकम दोषस्य संशोधनम कुर्यात्, छात्र जो भी गलती कर रहा है उसकी गलती का तुरंत वो संशोधन कर दे ये। तो क्या होगा सही यहाँ पर वो आपको बताना है। शिक्षार्थीनां त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः किम करे कुर्यात्, छात्रान् प्रोत्साहयितुं आशावादी वृत्तिं धारयेत्, मतलब शिक्षक सदैव शिक्षार्थियों की त्रुटि के संशोधन हेतु वह छात्रों को प्रोत्साहित करता रहता है और आशावादी वृत्ति को भी धारण करता है, अर्थात तो विद्यार्थियों को वह भविष्य के प्रति सचेत करके ही उन पर त्रुटि संशोधन नामक अस्त्र का प्रयोग पर करता है और आशावादी वृत्ति को वो धारण कराता है जिससे कि छात्र हतोत्साहित ना हो। तो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधस्तनेषु कतमः भाषा परिवारः भारते न विराजते, अधस्तनेषु नीचे दिए गए में कतमः भाषा परिवारः कौन सा भाषा परिवार भारते न विराजते भारत में नहीं है। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये भाषा परिवार से संबंधित भी सारे टॉपिक क्लियर कर लेने हैं। भाषा परिवार से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है तो कौन सी भाषा किस भाषा परिवार की है ये भी आप लोग याद कर लें, चूँकि मैंने इसका शायद एक वीडियो बनाया भी होगा, आपको प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। तो उसमें भाषा परिवार की पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन सी भाषा परिवार की ये भाषा है, ये कौन सी भाषा की द्रविड़ की है या फिर इंडो आर्यन है या तिब्बत बर्मन है, किन भाषा परिवार की है, ये भी आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा। और एक और है जो शिक्षा अधिनियम वगैरह होते हैं, शिक्षा नीतियाँ हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी एक वीडियो डला हुआ है चैनल पर ही, तो आपको बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे जो एक एक प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको चैनल पर
बहुत हद तक मैटर अच्छा मिल जाएगा, तो आप सारे वीडियोस देखें। अधस्तनेषु कतमः भाषा परिवाराः भारते न विराजते, कौन सा भाषा परिवार भारत में नहीं है? तो जो सी नंबर पर है, पहला तो ऑप्शन में दिया है द्रविड़, दूसरा तिब्बत वर्मन, तीसरा अल्ताइक और चौथा इंडो आर्यन। तो यही रहेगा सही, अल्ताइक जो है ये होगा हमारा इसका सही उत्तर। अल्ताइक भाषा परिवार जो है वो भारत के मतलब भारतीय भाषा परिवार में नहीं है, क्योंकि भारत में दृढ़ एवं परिपक्व भाषा परिवार का विश्लेषण मिलता है, जिसे विद्वानों ने अपने ज्ञान की खोज के द्वारा सिद्ध किया है, जिसमें से द्रविड़ एक भारत भाषा परिवार का मुख्य हिस्सा है। और प्रश्न के अनुसार द्रविड़, तिब्बत, बर्मन, इंडो आर्यन ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत हैं? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हैं ये तीन। भारोपीय भाषा परिवार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। और जबकि अल्ताइक जो है वो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहेगा अल्ताइक रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। पठनम नाम, पठन क्या है? पठनम नाम, पठन क्या है? अक्षराणाम शब्दानाम च कूट ज्ञानम, अक्षरों का और शब्दों का कूट ज्ञान। संपूर्ण शब्दावल्याः अधिगमः, संपूर्ण शब्दावली का अधिगम। तीसरा दिया है भाषाधिगमः, भाषाधिगम। चौथा दिया है अर्थकरणम, अर्थकरण। चौथे नंबर पर ये मैंने दिखा दिया है आपको, चौथे दिया है अर्थकरणम, अर्थकरण। क्या रहेगा सही? तो यहाँ पर जो डी नंबर वाला दिया है अर्थकरणम, ये होगा इसका सही उत्तर। और प्रश्नानुसार पठन क्या है? पठन क्या है, यही प्रश्न बनता है। अतः पठन अर्थ का करण या सहायक है, क्योंकि पूर्व में उल्लेख भी किया है कि पढ़ने का प्रथम सोपान भाषा के अंतर्गत अर्थ ज्ञान से लिया है, अतः पठन का करण अर्थ ज्ञान ही है। तो यहाँ पर जो डी दिया है वो अर्थकरण रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, क्या कह रहे हैं? अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, अनुमान एक उपकौशल है। टिप्पणी करणस्य, टिप्पणी करण का, पठनस्य, पठन का, या फिर समूह करणस्य, समूह कर, या सारांश करणस्य, सारांश करण का। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, अनुमान एक उपकौशल है। किसका उपकौशल है? टिप्पणीकरण का उपकौशल है, पठन का उपकौशल है, या समूहकरण का उपकौशल है, या सारांशकरण का उपकौशल है। किसका उपकौशल है? तो बी रहेगा इसका सही उत्तर, पठनस्य, पठन का उपकौशल है। मतलब कि शिक्षा अभ्यास में पठन के कौशलों का वर्णन मिलता है, जैसे लेखन कौशल, श्रुत कौशल, उच्चारण कौशल, बहुत सारे। इसी प्रकार अनुमान भी एक कौशल है, लेकिन अनुमान का एक उपकौशल भी है, वह है पढ़ने का कौशल। अतः अन्य विकल्पों में पठनस्य विकल्प सही है। तो जो बी नंबर पर दिया है यही होगा सही। आगे चलते हैं। सुनीतायाः भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम अस्ति, सुनीता को भाषा नियमों का और रूपों का ज्ञान है। एतेन तस्याः विकासः अस्ति, इससे उसका विकास होता है। भाषिक सामर्थ्य, भाषिक सामर्थ्य, भाषिक सामर्थ्य का सामर्थ्य कर लें, भाषिक सामर्थ्य, भाषिक सामर्थ्य का, भाषिक सामर्थ्य, यहाँ पर एक मात्रा लगा लें, इस पर थे, इस पर भी लगा लें एक सामर्थ्य। द्विभाषिक सामर्थ्य, द्विभाषा सामर्थ्य की, बहुभाषिक सामर्थ्य, बहुभाषा सामर्थ्य की, या संप्रेषण सामर्थ्य, संप्रेषण सामर्थ्य की। तो सही क्या रहेगा? सुनीतायाः भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम अस्ति, एतेन तस्याः विकासः अस्ति, उसको नियमों का भी ज्ञान है, रूपों का भी ज्ञान है। तो इससे उसके किसका विकास है ये आपको बताना है। क्या रहेगा सही? ए नंबर वाला रहेगा सही, भाषिक सामर्थ्य। सुनीता नाम की एक कोई बालिका है,
उसको भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान, या फिर ये कहें कि ऐसा ज्ञान विकास भाषा सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाषा सामर्थ्य के अंतर्गत, भाषिक सामर्थ्य। भाषा में पकड़ एवं रुचि ही भाषा सामर्थ्य का उदाहरण कहलाता है। अन्य तीनों विकल्प कम, उचित और अपूर्ण हैं, तो यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। भाषाधिगमार्थं निवेशित पाठस्य कृते प्रामाणिक ग्रंथस्य आवश्यकता किमर्थं भवति? क्या कह रहे हैं? भाषाधिगमार्थम, भाषा के अधिगम के लिए, भाषा के अर्थ के लिए, ये भी कह सकते हैं। भाषा, यहाँ पर पहले शब्द देख लें एक बार, भाषा अधिगम और अर्थ। भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठस्य, निवेशित पाठ के कृते लिए, निवेशित पाठ के लिए प्रामाणिक ग्रंथस्य, प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता किमर्थम भवति, आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछ रहे हैं। समझ में आया होगा आपको। भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठ के लिए प्रामाणिक ग्रंथ की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? एतेन अभिव्यक्तिः प्रामाणिकता प्रदर्श्यते, इससे अभिव्यक्ति में प्रामाणिकता आती है। एतेन लेखकस्य परिचयः भवति, इससे लेखक का परिचय होता है। एतेन नवीन कार्यस्य सर्जनं भवति, इससे नवीन कार्य का सर्जन होता है। एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनं भवति, इससे स्वाभाविक भाषा का प्रदर्शन होता है। क्या रहेगा सही? डी नंबर वाला होगा सही। एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनं भवति। क्या कहा? भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठ के अंतर्गत प्रामाणिक भाषा का प्रदर्शन होता है। अर्थात स्वयं अर्जन भाषा ज्ञान का प्रयोग बालक भाषा अध्ययन के समय पाठों में प्रयोगार्थ, सूचक एवं सामर्थ्य का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो डी है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। सुंदरी एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनं कृतवती। सुंदरी है जो, उसने क्या किया है? एक अभ्यास कार्य का नियोजन किया है, एक अभ्यास कार्य संपन्न किया है। यस्मिन् सा प्रत्येकम पंचम शब्दस्य लोपम कृतवती, जिसमें उसने क्या किया? प्रत्येक में पांचवें शब्द का लोप कर दिया। एतत् अभ्यास कार्यम अस्ति, यह अभ्यास कार्य है। क्या है यह अभ्यास कार्य? व्याकरण परीक्षा, क्या यह व्याकरण परीक्षा है? लेखन परीक्षा, क्या यह लेखन परीक्षा है? रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, क्या रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा है? क्या अनुमान कार्यम, क्या अनुमान कार्य है? बताना है आप लोगों को ये क्या है। सुंदरी है वो क्या कर रही है, मैंने आपको बताया भी है कि एक अभ्यास कार्य बना रही है, एक अभ्यास कार्य करती है जिसमें बीच बीच में कुछ कुछ छोड़ती जा रही है पांचवें शब्द को, तो ये आपको बताना है वहाँ क्या है। देखिए, सुंदरी नाम की एक बालिका अपने अभ्यास कार्य को संपन्न करती है जिसमें प्रत्येक पांचवें शब्द का लोप वह बालिका करती है। ऐसा अभ्यास कार्य बालिका द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति की परीक्षा से संबंधित है। क्या होगा सही? रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, ये होगा इसका सही उत्तर। रिक्त स्थान की पूर्ति परीक्षा से संबंधित ये रहेगा सही। व्याकरण परीक्षा, लेखन परीक्षा, अनुमान, ये सारे के सारे इससे बिल्कुल भिन्न हैं, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। आदौ नियमानां नियम ज्ञानम, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। आदौ, आदौ मतलब होता है प्रारंभ में, पहले। नियम ज्ञानम, नियमों का ज्ञान, प्रारंभ में नियमों का ज्ञान। अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में, बाद में तस्य प्रयोगः, उसका प्रयोग। इति व्याकरणम अस्ति, इस प्रकार की व्याकरण है। क्या है? अवरोहात्मक व्याकरण, पहला ऑप्शन दिया है अवरोहात्मक व्याकरण। दूसरा दिया है नवीन व्याकरणम, नवीन व्याकरण। व्याख्यानात्मकम व्याकरणम, व्याख्यानात्मक व्याकरण।
आरोहात्मकम व्याकरणम, आरोहात्मक व्याकरण कौन सी व्याकरण है बताना है आपको। सही रहेगा यहाँ पर ए नंबर वाला, जो ए नंबर पर दिया हुआ है यही रहेगा हमारा सही उत्तर, अवरोहात्मकम व्याकरणम। प्रारंभ में नियम ज्ञान के बाद उसका प्रयोग करना, ऐसा व्याकरण ज्ञान अवरोधात्मक व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात पहले नियम बनाना और बाद में उनका प्रयोग करना, तो यही अवरोधात्मक व्याकरण कहलाता है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। यात्रावृत्तम एका विधा अस्ति, यात्रावृत्त जो है एक विधा है। किसकी एक विधा है ये आपको बताना है। कवितायाः, कविता की एक विधा है। समीक्षायाः, समीक्षा की एक विधा है। असंबद्ध निबंधस्य, असंबद्ध निबंध की एक विधा है। या साहित्यस्य, साहित्य की एक विधा है। तो यात्रावृत्त जो है साहित्य की एक विधा है। किसकी एक विधा है? साहित्य की एक विधा है, जो डी नंबर पर दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल आसान था। इसी तरह संस्मरण, स्मृति रेखाएं और भी बहुत सारी जो है इसके अंतर्गत आती हैं, और अन्य तीनों विकल्प इससे विपरीत हैं। साहित्य काव्य की विधा है जिसके अंतर्गत गद्य, पद्य और चंपू भी आते हैं। आगे चलते हैं। शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कतमं न आधारभूतम। क्या कह रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को समझना है। शब्दावली ज्ञानार्थम, शब्दावली के ज्ञान के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थम जहाँ पर हो के लिए लगाना है और एक एक शब्द तोड़ के समझना है। पहला शब्दावली है, दूसरा ज्ञान है और तीसरा अर्थ है। तो शब्दावली के ज्ञान के लिए अधोलिखितेषु, नीचे लिखे गए में, कतमम मतलब कौन सा, ना मतलब नहीं, आदर्शभूतम मतलब आदर्शभूत है। कौन सा आदर्शभूत नहीं है? समान विषयक शब्दानाम एकत्र अधिगमः, समान विषयक शब्दों का एक जगह पर सीखना पहला। दूसरा दिया है संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुगमः, या फिर अर्थानुमानम, संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थानुमान। तीसरा दिया है शब्दानाम अर्थ रूपेण कूटाधिगमः, शब्दों का अर्थ के रूप में कूटाधिगम। चौथा दिया पृथकतया कठिन शब्दानाम अधिगमः, पृथक रूप से कठिन शब्दों का अधिगम। क्या रहेगा सही? शब्दावली के ज्ञान के लिए क्या सही होगा? तो जो डी नंबर वाला दिया है यही रहेगा सही। पृथक रूप से कठिन शब्दों का ज्ञान, या फिर ये कहें कि कठिन शब्दों का सीखना, अधिगम, पृथक रूप से अलग रूप से कठिन शब्दों का सीखना। तो डी होगा सही उत्तर, शब्दावली या फिर शब्द की ज्ञानावली। तो शब्दावली के निमित्त अलग अलग कठिन शब्दों के अध्ययन से संबंधित होता है। अर्थात शब्दावली ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब कठिन शब्दों के ज्ञान को संग्रहित कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो पहले शब्दावली के ज्ञान में जो डी नंबर वाला दिया है पृथकतया वाला, ये होगा इसका सही उत्तर। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आप निरंतर करते रहें। संस्कृत में पेडागोजी में ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे सीखने पड़ेंगे। चूँकि पेपर बहुत सारे बनने हैं तो कौन सी शिफ्ट में आपका हो, किसका कठिन आ जाए, किसका सरल आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। निरंतर अभ्यास बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। जितने भी ये वीडियो आपको मिल रहे हैं और वीडियो की प्लेलिस्ट जो है, चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें से सारे वीडियोज़ आप लोग देखें तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा।